एक लड़की की एक हॉस्पिटल में स्टार्टिंग का दिन होता है ज्वाइनिंग का, और उस दिन वह बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। नया शहर था, नए लोग थे, तो इसीलिए वो रिक्शे की राह देखती है कि भाई रिक्शे से यहाँ से हॉस्पिटल तक चली जाऊंगी, रास्ता भी पता चल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए वह रिक्शे की राह में खड़ी हुई थी और तभी अचानक से वहाँ पर एक रिक्शा वाला आता है और उस रिक्शा वाले को देखकर ये लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि यह रिक्शा वाला लड़का और कोई नहीं, उसका वो प्रेमी था जिसने उसके लिए होटलों पर बर्तन साफ किए, वेटर का काम किया और ऑटो चलाया, दूसरे का रिक्शा चलाया और उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया ताकि वह हॉस्पिटल में नौकरी कर सके। लेकिन किसी कारण से वो दोनों अलग हो गए थे। अब एक बार तो लड़की खड़ा खड़ा उसे देखती रहती है, क्योंकि लड़की ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, लेकिन फिर एड्रेस बताकर उस रिक्शे में बैठ जाती है। लेकिन इससे आगे जो होता है इस कहानी में वो बड़ा ही गजब का होता है। आइए जानते हैं क्या हुआ था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना के अंदर एक लड़की जिसका नाम आराधना होता है, आराधना जो होती है वो नीट की तैयारी करने के लिए आती है। वहीं पर जहाँ पर वह तैयारी कर रही थी उसी जगह पर एक लड़का भी तैयारी कर रहा था जिसका नाम होता है सतीश। अब जो आराधना थी वह बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग किया करती थी और घर वालों ने कह दिया था कि बेटी अगर तुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो इस टेस्ट को क्लियर कर ले, सरकारी कॉलेज में अगर नंबर आ गया तो हम जैसे भी चाहे तेरा करवा सकते हैं, लेकिन अगर नंबर नहीं आया तो प्राइवेट से हमें तुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी क्योंकि बहुत खर्चा होता है। आराधना जो होती है वो दिल लगाकर मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद यहाँ पर जिस दिन उसका रिजल्ट आता है तो उस दिन रिजल्ट उसका 0 आता है, यानी कि वो फेल हो चुकी थी। अब इस बात को देखकर आराधना फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बचपन से उसका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन अब वह उसका सपना टूटता हुआ उसे दिखाई दे रहा है क्योंकि घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं। अब तभी जो सतीश होता है जब उसके साथ तैयारी करता है तो उसे पसंद कर बैठता है और इसके बाद यहाँ पर जो आराधना को रोता हुआ वो देखता है तो उसके बाद कहने लगता है कि क्या हुआ, मेरा भी तो नहीं हुआ, मैं तो रो ही नहीं रहा। इस बात को सुनकर जो लड़की होती है आराधना वो कहने लगती है कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम तो दोबारा से कर सकते हो, लेकिन मेरे पास दोबारा का कोई चांस नहीं है। इस बात को सुनकर वह उससे पूछने लगता है कि क्यों, तो वह अपनी पूरी कंडीशन बताती है कि दरअसल मेरे माता पिता काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और अगर मैंने ये एक बार में कर लिया होता तो मैं मेडिकल की पढ़ाई कर सकती थी और मेडिकल की पढ़ाई करने का मेरा सपना है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो सतीश होता है वह थोड़ी देर तक सोचता और कहता है कि अगर तुम्हारा सपना मैं पूरा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। इस बात को सुनकर जो आराधना होती है वह सतीश की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम भला मेरा सपना क्यों पूरा करोगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो सतीश है वो कहने लगता है कि शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है, इसी वजह से मैं आपका सपना पूरा कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो आराधना होती है वह उसकी तरफ देखती है और कहती है कि जो तुम्हें चाहे वो मिल जाएगा अगर तुम मुझे मेडिकल की पढ़ाई करवा दो तो। इस बात को सुनकर वो कहता है कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करोगी तो मैं जरूर से तुम्हें मेडिकल की पढ़ाई कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तुम्हें पसंद कर बैठा हूं। अब आराधना स्टार्टिंग में तो अपने मतलब के लिए उससे कहती है कि ठीक है मैं तुमसे प्यार करती हूं और मुझे ना तुम ऐसा करो, ये नीट की एग्जाम तो मुझसे नहीं हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तुम ऐसा करो जीएनएम करवा दो। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह तैयार हो जाता है और उसके बाद उससे कहता है कि ठीक है तुम पढ़ाई करो और अपने घर वालों से बोल देना कि मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई अपने पैसों से कर रही हूँ, ये तो मुझे कर लेने दो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी ऐसा ही करती है, अपने घर वालों से ऐसा ही कह देती है और इसके बाद जो ये लड़का होता है यह अपने घर वालों से नीट का बहाना लेकर वहीं पर अब घर वालों से तो पैसे मंगाता रहता है अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन उन पैसों को आराधना की पढ़ाई लिखाई में लगाता रहता है और साथ में खुद भी होटलों पर काम किया करा, कभी ऑटो पर काम किया करा, ऐसे काम कर करके उसकी फीस वगैरह भरने लगता है। कभी कभी वह उससे मिलने के लिए भी जाया करता है और जब वह उससे मिलने के लिए जाया करता है तो यहाँ पर जो आराधना है वो भी अच्छी तरह से उसे मिला करती है, क्योंकि अब तक सतीश की मेहनत को देख देखकर आराधना को भी उससे प्यार हो गया है। आराधना वैसे तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन आराधना के मन के अंदर ढेर सारे विचार विमर्श चला करते थे और वो कैसे भी करके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी।
ये बातें सतीश को भी स्टार्टिंग में तो महसूस होती हैं, लेकिन पीछे पीछे उसे आराधना का प्यार बड़ा ही सच्चा लगने लगता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ आराधना की जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद अप्रेंटिस पर वह अपने बिहार के अंदर ही आ जाती है और बिहार के पटना के अंदर अप्रेंटिस करने लगती है। अप्रेंटिस यानी कि 3 साल का वो कोर्स होता है और उसके बाद 6 महीने के लिए वो हॉस्पिटल में काम करती है। उसके लिए वह बिहार के पटना में आ जाती है और वहाँ पर काम करने लगती है। जब वह वहाँ पर आ जाती है तो जो लड़का होता है वो बार बार उससे मिलने के लिए जाने लगता है और तभी एक दिन जब लड़का जो होता है वो तो वहाँ पर कमरा ले चुका था मिलने के लिए और जो लड़की होती है आराधना वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती, आज मुझे ज़रूरी प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए टाइम लग जाएगा। ऐसा कहकर वह उसे मना कर देती है और इस बात का यहाँ पर लड़का इतना बुरा मानता है कि वह उसे धमकाने लगता है, उसे एहसान फरामोश कहने लगता है और कहता है कि तुमने ना मेरा बस फ़ायदा उठाया है। अब हाँ पता है ना आपकी भाई तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है वो कंप्लीट हो गई है, अब तो तुम नौकरी लगी जाओगी, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, मैं भी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखता। ऐसा कहकर वह उससे मना कर देता है, सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और जो लड़की होती है वो फिलहाल काम के दबाव में वो कह देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं काम करे बिना नहीं आ सकती, इसी के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था। ऐसा कहकर जब वह मना कर देती है लड़का का दिल टूट जाता है और उसके बाद वहाँ से वह सीधा अपने वापस चला जाता है जिस शहर में वो काम किया करता था पढ़ाई लिखाई के नाम पर। और वहाँ पर जाकर वह मन ही मन सोचने लगता है कि उसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है और 2 से 3 दिन तक वो ऐसे ही कमरे पर चुपचाप पड़ा रहता है, ना ही कहीं कमाने के लिए जाता है, बस घर वालों को जो पैसे आते हैं अब तो उन्हें अपने लिए यूज किया करता है। 2-3 दिन तक लगातार पड़ा रहने के बाद वह अचानक से जब उसकी प्रेमिका का फोन उसके पास नहीं आता है तो वह अपनी तरफ से फोन करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो प्रेमिका होती है उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब स्टार्टिंग में वो सोचता है कि चार्जिंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि अब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि भाई उसने गलत किया है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे एक दिन और बीतता है और अगले दिन फिर से वो कॉल करता है तो फिलहाल भी स्विच ऑफ आता है और इस बात को देखकर वह समझ जाता है कि शायद उसने अपना नंबर बदल दिया है। इसके बाद उसके मन में जो गलती के भाव थे वो गुस्से में तब्दील हो जाते हैं और वह समझ जाता है कि शायद उसकी प्रेमिका अब मतलब निकलने के बाद उसे ठोकर मार रही है और इस बात को सोचकर वह पूरी तरह से टूट जाता है। अपने कमरे के अंदर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और लगभग 2-3 घंटे लगातार रोने के बाद उसे भी गुस्सा आता है और वह सोचता है कि जब वही मेरे फायदा उठा गई तो कोई बात नहीं, अब मैं उसके पीछे रो रो कर क्या करूंगा, क्योंकि कई बार वो अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करता है लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है। और उसके बाद वह जिंदगी जीने का फैसला करता है। सबसे पहले तो अपने उस मोबाइल नंबर को, उस सिम कार्ड को निकालता है और उसे तोड़कर फेंक देता है और एक नया नंबर ले लेता है और उसके बाद सीधा अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद अपने घर वालों के साथ घुलने मिलने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपनी प्रेमिका की याद उसे बार बार आया करती हैं और इन यादों को आने की वजह से वह घर में गुमसुम सा रहा करता है। घर वाले जब देखते हैं कि बेटे के शायद इस वजह से परेशानी है कि वो पढ़ाई लिखाई करके उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाया, तो ऐसा करते हैं कि खेती बाड़ी तो अच्छी खासी है, इसे ना अब इसकी शादी करा देते हैं। इसीलिए वो उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वह साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। अब घर वाले जब इसे बार बार कहते हुए मना करता रहता है तो उसके बाद घर वाले भी इसे चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि पागल तो नहीं हो गया, नहीं शादी कर रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद वह अपने घर वालों से कह देता है कि देखो, शादी तो मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं करूंगा, मैं तो कबारा ही रहूंगा, अगर आपको घर में अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, वरना मुझसे जाने के लिए कह दो और मैं भी चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर घर वालों को गुस्सा आ जाता है और वह उसे धमका देते हैं और इसके बाद वह भी घर छोड़कर चला जाता है। किसी अलग शहर में एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करता है और उसी काम को करता है जिस काम को करके उसने अपनी प्रेमिका को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया था कि वह हॉस्पिटल की नौकरी कर सके। अब यहाँ पर जो लड़का होता है वह काम करने लगता है और काम करता करता बस उतने पैसे कमाया करता है जितने पैसों से उसके शराब का जुगाड़ हो जाए और उस रहने वाले कमरे का जुगाड़ हो जाए और खाने पीने का इंतजाम हो जाए। वह गुमनामी में जिंदगी जीने लगता है, कोई भी नंबर ना तो उसके घर वालों का उसके पास है, ना वो घर वालों से बात किया करता है, बस जिंदगी को काट रहा है। अब इस तरह की उसकी जिंदगी होने लगती है और तभी जब उसे 3.5 साल लगभग हो जाते हैं, यानी कि उसकी प्रेमिका से जब उसने एडमिशन करवाया था, जब उसके लिए कमाया था, उस टाइम से अब तक
7 साल हो गए हैं। तो उसी दौरान एक दिन वह एक बस स्टॉप पर जाता है और वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने रुमाल से, इस स्कार्फ से अपने चेहरे को ढक रखा था क्योंकि गर्मियों का टाइम था। और उसके बाद वो उसके पास जाकर रिक्शा लगा देता है। कहता है कि मैडम कहाँ पर जाना आपको, लेकिन वो मैडम बड़ी घूर घूर कर उसे देखती है और उसके बाद जब वह दोबारा से पूछता तो उसे बता देती है कि मुझे फलाने हॉस्पिटल में जाना है। इसके बाद वह कहता है कि मैडम बैठो। तो वो पूछने लगती है कि कितना किराया लोगे। तो वो कहता है कि जो आपका मन करे वो दे देना, जो आपको ठीक लगे। या आप अगर 10 रुपये दे दोगी तो वो भी बहुत है, और अगर आप 50 रुपये दे दोगी तो वो भी बहुत है, मैं आपसे मना नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर जो मैडम होती है वो उसके पीछे बैठ जाती है और उसके बाद रिक्शा चलने लगता है। लेकिन गर्मी में जब रिक्शा चलाता है वो, तो उसे पसीना आने लगता है और पसीने की वजह से उसके जो शरीर की खुशबू है वो पीछे उस लड़की तक जाने लगती है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, वही साधना थी, जिस साधना से आज से 3.5 साल पहले वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। शायद साधना ने भी नंबर चेंज कर लिया था और इसने भी नंबर चेंज कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर जो साधना होती है, जब उसके मुंह तक, नाक तक वो खुशबू आती है उसके शरीर की, तो उसने उसके साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया था और इस बात को सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पसीना टपकने लगता है तो यहाँ पर साधना रुमाल को आगे करती है और कहती है कि ऐसा करो, पसीना पोंछ लो, काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। अब उसके बाद वह पीछे हाथ करके उस रुमाल को ले लेता है और उससे जब पसीना पहुंचता है तो उस पसीने के जो रुमाल होता है उसके अंदर वही परफ्यूम की खुशबू आती है जो साधना लगाया करती थी। और उसे देखकर वह एकदम से पीछे मुड़ता है और गौर से जब देखता है तो एकदम से साधना को पहचान लेता है और अपना रिक्शा वहीं पर रोक देता है। कहता है कि साधना, क्या तुम हो क्या? क्योंकि वैसे तो उसने अपने चेहरे को ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखों के आंसू और उसकी जो आंखें थी वह गवाही दे रही थी। और जब साधना को रोता हुआ देखता है तो सोच विचार में पड़ जाता है कि भाई ये तो अपने आप ही मुझे छोड़कर गई थी, फिर ऐसा क्यों, इसकी आंखों में आंसू क्यों? तो वह पूछने लगता है तो साधना बताती है कि हाँ मैं ही हूं, और वह अपना मास्क हटा देती है। इसके बाद जो लड़का होता है सतीश, वो कहता है कि क्या हुआ, तो मुझे देखकर इस तरह से रोने क्यों लगी? तुमने तो अपनी मर्जी से मुझे छोड़ा था ना। तो वो कहने लगती है कि कहाँ अपनी मर्जी से छोड़ा था, तुमने तो अपना नंबर बदल दिया और नंबर के अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि तुम्हारा नाम सतीश है, तुम्हारे गांव के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं तुम्हें ढूंढती तो कैसे ढूंढती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतीश होता है वो कहने लगता है कि नंबर तो मैंने भी तुम्हारा ट्राई किया था, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं, मेरे पास कभी भी तुम्हारा कॉल नहीं आया, और वैसे भी अगर कॉल आता तो मुझे पता चल जाता। तो वह कहने लगता है कि जब तुमने मना किया था तो उसके 3-4 दिन बाद ही मैंने फोन किया था। तो यहां पर जो साधना वह बताती है कि उस समय तो मेरा फोन गिर गया था और फोन का कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसके बाद तुम्हारे इंतजार के चक्कर में मैंने वही सिम दोबारा से निकलवाई, क्योंकि तुम्हारा नंबर ही मेरे पास था, और उन जगहों पर भी जाकर देखा जहां पर हम कभी अकेले मिला करते थे कि तुम वहां पर किसी जगह पर हो, लेकिन वहां पर कहीं पर भी तुम मुझे नहीं मिले। इसके बाद जो लड़का होता है वो बताता है कि उसके बाद मैं अपने गांव चला गया था, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हो गया, जब तुम्हारा नंबर नहीं मिला था स्टार्टिंग में तो मैंने भी अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया था और मैं भी छोड़कर वहां से दूसरे शहर में, इस शहर में आ गया था और यहां पर रहने लगा। लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ, तुम ठीक तो हो ना? और कोई बात नहीं, अब हम शादी कर लेते हैं। अगर तुम उस टाइम पर गलती से ये सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद यहां पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। लड़का जो होता है हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्यों, देर क्यों हो गई, क्या परेशानी हुई है? तो उसके बाद जो लड़की है वो कहती है कि परेशानी कुछ भी नहीं है, घर वालों ने एक पंकज नाम के लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। काफी दिन तुम्हारी राह देखी, लेकिन जब घर वाले नाराज होने लगे तो मैं मजबूर हो गई, वरना मैं तुम्ही से शादी करना चाहती थी, और अगर तुम कुछ दिन पहले मिल जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? एक बार वहां पर आकर तो ट्राई कर लेते, मुझे ढूंढ लेते, क्योंकि मैं तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज मुझे नहीं थी। इस बात को कहकर आराधना रोने लगती है। इधर यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी रोने लगता है। थोड़ी देर तक वह एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोते रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि पंकज का नंबर है तुम्हारे पास। इस बात को सुनकर वह पूछने लगती है कि क्यों, क्या करोगे? तो वह कहता है कि मैं बताऊंगा उसे कि ऐसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके बाद हम लोग अलग हो गए, लेकिन हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब सतीश अपनी कसम चढ़ा देता है तो उसके बाद वह भी उसे उसका नंबर दे देती है। यहाँ पर वह अपने फोन से उसका नंबर मिलाता है, लेकिन अचानक से काट देता है और सोचने लगता है
कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बदनामी हो जाए चारों तरफ और गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए वो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है और जो लड़की होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि नहीं हो पाई हिम्मत। तो वो कहता है कि नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि उस बात को वो तुम्हारे घर पर जाकर कह दे और तुम्हारी जान को आफत आ जाए। खैर छोड़ो, सोच लेते हैं कि हम लोग एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, अलग अलग ही अपनी जिंदगी जी लेते हैं। ऐसा कहकर वह दोबारा से रिक्शा चलाने लगता है, लेकिन दोनों की आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार तो किया करते थे और दोनों को याद था दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या किया है, लेकिन फिर भी आज वो चाहकर भी एक नहीं हो पाते हैं। उसके बाद उसकी मंजिल पहुंच जाती है, मंजिल आ जाती है यानी कि लड़की की, और उस हॉस्पिटल पर रोककर वह आराधना से कह देता कि यही हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर जा सकती हो। इसके बाद आराधना उतर तो जाती है, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उससे कहती है कि ठीक है, हम लोग एक तो नहीं हो पाए, लेकिन क्या एक दूसरे से बात कर सकते हैं? तुम अपना नंबर दे दो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। इसके बाद जो लड़का होता है वह उसे अपना नंबर दे देता, आंखों में आंसू लेकर वहां से अपने रिक्शे को लेकर वापस लौट जाता है और मन ही मन बहुत कुछ बातें सोचता है और अपने दिल को समझाता है। लेकिन उसको भी रहा है कि कब उसका फोन आएगा और कब वह उससे बात करे, और इसके बाद होता भी ऐसा ही है। जैसे शाम होती है तो शाम के समय उसका फोन आ जाता है और वो कहती है कि मुझे यहाँ से वापस स्टैंड पर ही छोड़ दो ना। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह अपना रिक्शा लेकर वहां पर पहुंचता है और उसके बाद फिर से उन दोनों में बातें होती हैं। ये बातचीत ऐसी होती है कि वो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई है, शादी की बात ही तो हुई है और तब तक तो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। ऐसा सोचकर वह लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान जब इनका प्रेम प्यार आगे बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो आराधना होती है वो एक दिन कह ही देती है कि तुम्हारे बिना न जाने कैसे जिंदगी व्यतीत होगी। इधर जो लड़का वह भी अपने बारे में बता देता है कि तुम्हारे बिना मैं भी अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता। तो उसके बाद जो आराधना होती है वह कहती है कि क्यों ना मैं एक बार पंकज से बात करके देखूं, क्योंकि उसके साथ में वैसे भी खुश न रह पाऊंगी। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि अगर वो मान जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर वो किसी तरह से इस बात को संभाल ले। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, तो मैं बात करके देखती हूँ। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह वह पंकज को मिलने के लिए बुलाती है और जब पंकज यहाँ पर आ जाता है तो उसके बाद उससे बातचीत करने लगती है। कहती है कि पंकज, मुझे अपनी जिंदगी का एक सच तुम्हें बताना है और उसके बाद तुम डिसाइड करना कि क्या करना सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो पंकज है वो भी सुनने के लिए तैयार हो जाता है और जो आराधना होती है वो पूरी कहानी उसे शुरू से लेकर अंत तक सुना देती है। और जैसे ही पंकज इस पूरी कहानी को सुनता है तो पंकज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी मेडिकल लाइन से कनेक्ट था और जब वह इसके प्यार के बारे में सुनता है कि भाई इतना सच्चा प्यार था और आज भी जब एक दूसरे से मिले तो आंखों में आंसू आ गए और ऐसी एक छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। तो उसके बाद पंकज कहता है कि अगर वो मिल गया है तो उसके साथ ही शादी करो ना, मेरे साथ शादी क्यों कर रही हो? मैं तो अरेंज मैरिज कर रहा हूँ घर वालों के कहने से और मुझे तो कोई और लड़की मिल जाएगी। लेकिन तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती, घर वालों को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब तक मैंने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो उसके बाद जो पंकज है वो उनकी सारी मुसीबतों को एक पल में समाप्त कर देता है। कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ देता हूं और फिर उसके बाद तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि दो प्यार करने वालों के बीच में आने का मतलब है कि बहुत कुछ अपने साथ भी गलत करना। आजकल का माहौल चला हुआ है, मुझे किसी ड्रम में पैक नहीं होना बाबा, मैं तुम्हारा आपस में एक दूसरे के लिए ये सब कुछ तो कर ही सकता हूँ। इस बात को सुनकर जो आराधना होती है वो एकदम से खुश हो जाती है और उसके बाद पंकज खुद लड़की के पिता को फोन करके मना कर देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पिता अपनी बेटी को बताता है तो बेटी मुंह पर तो यानी कि पिता से जब बात कर रही थी तो ये सोचती है, कहती है कि हाँ पिताजी गलत हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है और फिर अपने प्रेमी पंकज से कहती है कि अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ और अपने घर वालों को लेकर मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिसाब से घर वाले बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे और जब वो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कह दूंगी कि वही लड़का अच्छा है, वो मेडिकल लाइन का था, इसी वजह से उसे घमंड आ गया। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़का अपने घर जाता है और जब घर वाले ये बात सुनते हैं कि लड़का शादी करना चाहता है तो एकदम से बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में बेटा? तो यहाँ पर बेटा कहता है कि हाँ, लेकिन लड़की मैंने पसंद कर ली है, वो डॉक्टर है और उसके घर बात करने के लिए जाओ। यहाँ पर वो लोग ऐसा ही करते हैं और उसके घर वाले, आराधना के घर वाले पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि लड़के को लड़की पसंद है, उसने उसे देखा हॉस्पिटल में जॉब करते हुए, तो उसके बाद वो भी तैयार हो जाते हैं। जब आराधना से पूछते हैं तो आराधना भी हामी भर लेती है और यहाँ पर ये
ये दोनों की शादी हो जाती है। अभी यानी कि 2026 में उन दोनों की शादी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।